नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माज़ा चाहता हूँ लास्ट वीक नहीं आ सका था, कुछ तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब फाइटिंग फिट एंड बैक। शेव इसलिए नहीं की हुई कि कुछ यहाँ पे कट हो गया था, सिर्फ इसलिए मुझे किसी को ये फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं कि जी बीमार लग रहे हैं आप। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम आगाज़ करने से पहले अपना टाइम टेबल आपको बताता चलूँ। टाइम टेबल हमारा इस हफ्ते का जो है, कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को एल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल ऑफिस में मुलाकात होगी और थर्सडे को इंशाल्लाह अपने मैनचेस्टर ऑफिस में मुलाकात होगी। फिर कहता चलूँ, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं और आ रहे हैं फिंचली ऑफिस में अब बुखारी चेंबर्स का काम नहीं हम कर रहे हैं। फिंचली ऑफिस में अब हमारा यूरोप का काम चल रहा है। आपका बुखारी चेंबर्स के जो मैटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे बाकी 3 ऑफिस के अंदर हैंडल होंगे। मैं जानता हूं कि हमारे टेलीफोन सिस्टम के साथ अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ मसला चल रहा है। प्लीज़ बेयर विद मी, जिससे मैंने पहले भी कहा था, हम उनको ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 10 दिन के अंदर सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा और आपको हम खुद हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म रखेंगे। सो फिक्र ना कीजिए। टाइम टेबल तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत लोगों को असरअंदाज ये चीज़ हो रही होगी उनके ऊपर, और वो है NHS सरचार्ज। इसके ऊपर मैंने तो अभी तक बात नहीं की, लेकिन आपने ऑलरेडी कई और जगहों से सुन लिया होगा। अब तो हमारी बहुत बाखबर आवाम है। आपने और जगहों से सुन लिया होगा कि हुकूमत की तरफ से NHS का एक सरचार्ज शामिल कर दिया गया है आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है, जब आपने अपनी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन करनी है, उस लीव टू रिमेन एप्लीकेशन से पहले आपको एक NHS सरचार्ज पे करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? NHS का जो भी आप हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे जाते हैं डॉक्टर के पास, आप जाते हैं किसी चेकअप के लिए, कोई भी चीज़, हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें यह है कि अगर आपने कोई भी NHS का हिस्सा इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी तरफ एक अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी पड़ेगी, आपको उसकी तरफ एक कोई ना कोई एक पेमेंट करनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट उन्होंने जो रखी है स्टूडेंट्स के लिए 150 पाउंड पर ईयर रखी है, और और उसके अलावा कोई भी और एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 200 पाउंड पर ईयर रखी गई है। सो आपकी जब एप्लीकेशन की जाती है उसके साथ आपका जो NHS सरचार्ज बनता है वो 200 पाउंड पर पर्सन पर ईयर बनेगा। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि आमतौर पे मोस्टली एप्लीकेशंस होती हैं, जो लोग तो अपने नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर चल रहे हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस है, उनके लिए तो ये चीज़ तंग करने वाली हर एक के लिए सिर्फ इस तरह से कि आपकी एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ गई है आपके ऊपर। लेकिन अगर वैसे आप देखें तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो तो आपको करनी है। अब वो बंदा जो काम करना जिसको अलाउड नहीं है, जिसके पास यहाँ पे उसके साथ बच्चे रह रहे हैं, जिसके पास स्टेटस अभी नहीं है, और वो अप्लाई करना चाहता है डिस्क्रिशनरी लीव के लिए कि यार मुझे 2.5 साल की लीव ही दे दो, मैं कम से कम सिस्टम के अंदर आ जाऊँ, चल सकूँ, उनके लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल कर दी गई है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक आदमी है, उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों के लिए 200 पाउंड्स पर पर्सन पर ईयर एडिशन होगी। यानी कि अगर आप पूरी फैमिली को देखते हैं तो अगर टोटल 5 लोग बनते हैं, वो 5 लोगों का यानी 3 बच्चे और 2 पेरेंट्स, उनका 1000 पाउंड तो 1 साल की फीस बन गई। 1000 के 2000 हो गया 2 साल के लिए, उसके ऊपर आप 500 पाउंड और लगा लीजिए क्योंकि 2.5 साल आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो 2500 पाउंड तो उनकी सिर्फ और सिर्फ NHS सरचार्ज की फीस पड़ जाएगी, और ये सब कुछ होम ऑफिस की फीस के अलावा है। अब ये 6 अप्रैल से एक चीज़ शामिल कर दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर, और उसके बाद से जो भी एप्लीकेशंस की जा रही हैं उनके अंदर अब ये NHS सरचार्ज को मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे जो अभी तक जो सवाल आ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो क्या है कि जी अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या होगा। एक एग्जाम्पशन पॉलिसी है, जो कि एग्जाम्पशन पॉलिसी आपकी होम ऑफिस फीस के ऊपर अप्लाई होती है। अगर आप उसको देखें, अगर आप कोई एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिकली एविडेंस क्या है, किस चीज़ का होना चाहिए, पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आप डेस्टिट्यूट हो जाएंगे, अगर आप ये होम ऑफिस की फीस पे करेंगे। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब है? डेस्टिट्यूट का मतलब है कि आप बिल्कुल, आपके पास खाने के पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास पहनने के लिए कोई पैसे नहीं रहेंगे, कोई इतना पैसा नहीं हो कि आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सके अपनी बेसिक नीड्स के लिए। सो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते और आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो फिर आप जाके ये बात कर सकते हैं कि जी आपको NHS की और होम ऑफिस की फीस माफ़ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप होम ऑफिस की फीस पे करने जा रहे हैं, तो जो फीस आज से 1 महीना पहले तक 601 पाउंड थी,
इफेक्टिवली एनएचएस सरचार्ज मिला के अब वो 1149 पाउंड हो जाएगी पर पर्सन। वो कैसे? 649 पाउंड आपकी होम ऑफिस की फीस हो गई, क्योंकि 601 पाउंड से बढ़ा के उन्होंने 649 कर दिया, 649 के ऊपर अब आप ऐड कीजिए जो आपका 200 पाउंड पर पर्सन पर ईयर ऐड होगा। अगर आप 2.5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल की आपकी फीस 400 पाउंड बनी और एक जो 6 महीने की फीस आपकी 100 पाउंड वो बन गई, तो 500 पाउंड ऐड हो गया 649 के ऊपर। सो 1149 पाउंड आपकी जो फीस पे होनी लायबल है, इससे पहले कि आपने वकील की कोई फीस अभी पे की। सो वकीलों का जो भी होगा वो तो होगा, लेकिन जो आपने सिर्फ होम ऑफिस को और गवर्नमेंट को पे करना है वो अब आपका 1149 पाउंड पर पर्सन बन जाएगा, अगर आप सिर्फ 2.5 साल की डिस्क्रिशन लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें वो लोग शामिल नहीं जो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज इंडेफिनिट लीव अगर आपको मिल जाती है तो इसका मतलब आपके पास पूरे पूरे राइट्स बन जाते हैं यहां पे रहने के लिए और यहां पे रुकने के लिए, तो उसके ऊपर आपको ये पे करने की जरूरत नहीं। ये फी एप्लीकेबल है उन तमाम माइग्रेंट्स के ऊपर जो या तो यूके में रह रहे हैं, जो नॉन ईईए माइग्रेंट्स हैं, जो या तो यूके में रह रहे हैं या बाहर से अप्लाई कर रहे हैं यहां पर आने के लिए। इसके साथ इनके जो डिपेंडेंट्स हैं उन सब के ऊपर भी ये फीस उसी तरह से लागू होती है। जो ईईए नेशनल्स हैं, यानी जो यूरोप के नेशनल्स हैं और जो उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ रह रहे हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंट बन के रह रहे हैं, उनके ऊपर ये फी लायबल नहीं है। सो ईईए नेशनल्स के ऊपर नहीं है, उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर नहीं है, अगर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं है। बाकी कुछ और भी एग्जाम्पशंस दी हुई हैं उसकी लिस्ट में, अगर आप देखें डिप्लोमैट्स जो हैं, उन डिप्लोमैट्स के साथ उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके ऊपर ये चीज़ लायबल नहीं होती। सो हमारे वो लोग जो हाई कमीशन के साथ आते हैं यहाँ पे उनके स्टाफ के तौर पे और यहाँ पर आके रहते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। नेटो के जो लोग नेटो के साथ कनेक्टेड हैं उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। और भी उन्होंने कुछ चीज़ें इस लिस्ट के अंदर डाली हुई हैं जिनको आप देख के फैसला कर सकते हैं कि आप उसके अंदर आते हैं कि नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और आम माइग्रेंट्स के लिए ये चीज़ डेफिनेटली लागू कर दी गई है। सो अब आपने जब एप्लीकेशन करनी है, प्रोसेस क्या है? जब आपने एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन करने से पहले इनकी एक छोटी सी अलग एक पोर्टल, एक छोटी सी अलग वेबसाइट है जो एनएचएस सरचार्ज के लिए बनाई गई है। आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, आपको वहां पे रजिस्टर करना है, एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, फिर आप उस वेबसाइट के अंदर जो जो डिटेल्स सारी डालनी है वो डालते हैं। आखिर में जाके पेमेंट का सेक्शन आता है, वहां पे जाके आप पेमेंट करते हैं। जब आपकी पेमेंट होती है, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अपने वो मेरा ख्याल है पेपैल से भी कर सकते हैं, और भी उन्होंने कुछ इसमें चीज़ें दी हुई हैं जिस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप कैश पेमेंट यूके के अंदर नहीं कर सकते। उसका वो कोई यू कैश, आई कैश, दे कैश, पता नहीं कौन सी एक वाला है वो, उसका उन्होंने एक हवाला दिया हुआ है। कुछ और कंट्रीज़ का उन्होंने नाम दिया हुआ है जहाँ पे आप कैश पेमेंट जाके हाई कमीशन में कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया उन कंट्रीज़ के अंदर नहीं आते। बांग्लादेश आता है उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया उसमें नहीं है। सो जब आपकी पेमेंट हो जाती है, वो पेमेंट करने के बाद आपको एक एनएचएस का, वो एनएचएस सरचार्ज का एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। वो रेफरेंस नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन में डालना है, और फिर अगर आप इन पर्सन जाके एप्लीकेशन करना चाहते हैं प्रीमियम सर्विस में, या आप जाके बाय पोस्ट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो नंबर आपको दरकार होगा। सो वो नंबर जब आप उसमें शामिल करते हैं, उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन की जाएगी। और अगर आपने एनएचएस का सरचार्ज पे नहीं किया तो 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करके, इनवैलिड करके वापस कर दी जाएगी। अगर आपने पेमेंट की लेकिन पूरी पेमेंट नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे बाकी पेमेंट मांगेंगे। जब तक बाकी पेमेंट नहीं आएगी आपकी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया जाएगा। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, लीव टू रिमेन खत्म हो रही है, मैं एप्लीकेशन डाल देता हूं बेशक कम पैसों के साथ, वो रिस्की होगा। बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड करके रिजेक्ट कर दिया गया तो आपका वो जो लीव टू रिमेन चल रही होती है, सेक्शन 3C होता है, वो रुक जाता है वहां पे। सो ये पेमेंट डेफिनेटली एक मसले वाली बात बन सकती है अगर इसको सही तरह से हैंडल ना किया गया तो। मेरा मशवरा आपको यही होगा, जब आपने एप्लीकेशन करनी है उससे पहले आपके पास अपने फंड्स रेडी होने चाहिए। आपने अगर प्रीमियम सर्विस में जाना है या बाय पोस्ट करना है, इन एनी इवेंट आपको अपनी एप्लीकेशन की फीस पहले जमा करानी पड़ेगी। वो ये जो एनएचएस का सरचार्ज है वो जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको नंबर मिलेगा, वो नंबर आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा होगा। अगर आप सेम डे सर्विस पे भी जाना चाहते हैं, जो प्रीमियम सर्विस होती है,
अगर आप उसके लिए भी जाना चाहते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट जब आप बनाते हैं, उस अपॉइंटमेंट पे पहुंचने से पहले आपके पास एनएचएस सरचार्ज पेमेंट की रिसीट होनी चाहिए, अपना नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां पे उस दिन जाते हैं और आपने एनएचएस सरचार्ज पे नहीं किया तो आपके वो पैसे, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक फाइनल चीज करता चलूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफंड्स। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाती है तो क्या होगा? आपके पैसे रिफंड होने चाहिए। और उसके अंदर उन्होंने अपने डिटेल्स में लिखा हुआ भी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन की जाती है, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज कर दी जाती है, तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी अपील प्रोसेस में जा रहे हैं तो वो पैसे उतनी देर तक होल्ड किए जाएंगे जितनी देर तक आप अपील प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। होम ऑफिस की फीस रिफंड नहीं होगी, सिर्फ आपके एनएचएस सरचार्ज के पैसे रिफंड होंगे। ये इसका मतलब यह है कि एनएचएस को उन्होंने अब रख दिया है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लीगल स्टेटस है। और डॉक्टर्स को और सर्जरीज में यह बता दिया गया है या बता दिया जाएगा कि आपके पास अब जब आपने जाना है अपने डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए या कोई भी मेडिकेशन के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको अपना रेजिडेंस परमिट, अपना कार्ड, अपना जो आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है जिस पर आपका स्टेटस है, वो कार्ड आपको साथ लेके जाना है। अदरवाइज आपको इलाज रिफ्यूज किया जा सकता है। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हालात तो सख्त हैं, तंग तो हैं, लेकिन ये चीज़ें अब चल रही हैं और उनके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक में, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर वापस आके बात करते हैं और फिर मैं आपके सवाल जवाब लेता हूँ। अभी मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको। सीधा अपने अब मेरा ख्याल है सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। मेरी काफ़ी बातें हो गई ब्रेक से पहले, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को सवाल हो सकते हैं इसके बारे में, कोशिश करता हूँ आपका जवाब दूँ। जी हेलो। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम वली साहब, एक तो आपसे बात करना बहुत मुश्किल होता है, पिछले 4 वीक से वेट कर रहा हूँ आपका। कॉल मिलती है लेकिन ब्रेक की वजह से ड्रॉप हो जाती है। मेरे क्विकली जो है 2 क्वेश्चन है मेरे जी। एक पहला क्वेश्चन है कि मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था जनवरी में, तो अभी तक मैं उनका डिसीजन नहीं आया। आई नो कि नॉर्मली वो 6 मंथ्स लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरा जो है 2010-11 में टैक्स का मसला ये था कि मेरा टैक्स पूरा पे नहीं हुआ था, तो मुझे HMRC ने टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स की थी ओवर 3 इयर्स, जो कि मैंने उन्हें पिछले साल क्लियर कर दिया सब। ठीक है। अब वो जनवरी में दे मेड अ मिस्टेक एंड दे सेंट मी अ लेटर अगेन कि जी आपने ये टैक्स पे नहीं किया, और जब मैंने उन्हें कॉल की तो दे रियलाइज के वो एरर है, तो उन्होंने वो सिस्टम पे क्लियर कर दिया। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन बिटवीन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड अगर होम ऑफिस ने वो चेक किया होगा तो could that affect me, because obviously वो it was an error from very start from 2010 and वो इसलिए पे नहीं हुआ था, but then obviously मैंने सेटअप करके वो डायरेक्ट डेबिट से पे कर दिया सारा। फाइन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे एक दोस्त के बारे में। वो यहाँ पे स्टूडेंट था और वो उसे कंपनी ने टियर 2 पे जॉब ऑफर की, लेकिन उस कंपनी ने उसे स्ट्रेट अवे काम दे दिया, उसने काम शुरू कर दिया और उसकी अभी टियर 2 की एप्लीकेशन गई नहीं थी। अच्छा। उसे सैलरी भी पे कर दी। तो बाद में वही कंपनी कहती है कि नहीं, क्योंकि आपके पास तो वर्क अलाउ नहीं था तो हम आपको टियर 2 अब इशू नहीं कर सकते हैं। तो दे काइंड ऑफ पुल इट आउट एंड से कि जी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसने अब दोबारा अपनी स्टूडेंट एक्सटेंशन भेजी है। तो उसके लिए क्या ये पॉसिबल है कि उसकी फियांसी यहाँ पे है जो स्टूडेंट वीजे पे है, क्या वो स्विच कर सकता है? इज इट पॉसिबल कि वो अपनी फियांसी से अगर यहीं पे शादी करे, उसकी फियांसी भी पाकिस्तान से है, यहीं की नहीं है, तो एंड देन वो डिपेंडेंट बन जाए? इज इट पॉसिबल? चले देखते हैं, बताता हूँ जी। सबसे पहला आपका सवाल जो है कि आपने टैक्स अपना, मैं फोन पे सुनूंगा क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है, प्लीज। ओके, चलें सुनिए आप गौर से। फिर जो आपका पहला सवाल है कि आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ था इन टाइम, उसके बाद फिर आपको उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान बता दिया, फिर आप इंस्टॉलमेंट्स के मुताबिक पे करते रहे और आपने क्लियर कर दिया उसको। आपका सवाल ये है कि जी नेचुरलाइजेशन के लिए आपने एप्लीकेशन की इन जनवरी की एप्लीकेशन आपकी अभी तक डिसाइड नहीं हुई, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, और रेवेन्यू एंड कस्टम्स की तरफ से एक गलती का इंकशाफ हुआ है जहां से आपको पता चला कि उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ गलत लिखा हुआ था। आपने वो भी गलती ठीक करा दी उनकी और अब सब कुछ क्लियर हो गया। और आपको फिक्र ये है कि जिस टाइम में उनके पास गलती चल रही थी उस टाइम में अगर होम ऑफिस ने चेक किया हुआ तो क्या वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं? बिल्कुल रिफ्यूज कर सकते हैं।
अगर उन्होंने उस वक्त देखा कि आपने अपनी एक टैक्स लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था, तो वो उसके ऊपर आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, अगर आपको रिफ्यूजल आता है, आपके पास अपना पूरा एविडेंस मौजूद है जिससे आप उनको दिखा सकते हैं कि जी मेरा तो ये प्लान चल रहा था उनके साथ, ये उसके बाद अब कॉन्फर्मेशन भी आ चुकी है, आप अपना मैटर रिकंसिडर करिए। अब उसको रिकंसिडरेशन के लिए मेरे ख्याल है 80 पाउंड की फीस होती है, आप उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, वो सब कुछ चेक कर लेंगे, मामला आपको क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। सो ये कोई बहुत बड़ी बात मुझे नजर नहीं आती। दूसरा सवाल आपका कि जी वो आपने दोस्त के बारे में जो पूछा कि जी उन्होंने वर्क परमिट लेना था, टीयर 2 के अंदर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उनका स्टेटस चेंज होता उन्होंने काम भी शुरू कर दिया और उनको अपनी पेमेंट भी पहले मिल गई, सैलरी भी मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने काम किया इन ब्रीच। उनको जो इमिग्रेशन रूल्स की जो उनके ऊपर रुकावट थी, उस रुकावट से हट के उन्होंने काम किया और उसकी वजह से उन्होंने एक इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच कर दिया। अब मसला ये आता है कि जब भी वो कोई नई अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो उनको जवाब ये मिलेगा कि भाई आपने तो इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच किया था, सो आप तो वापस जाइए यहाँ से, आपको यहाँ से स्टेटस नहीं मिलेगा। आपका सवाल है कि जी उनकी फियांसी यहाँ पर हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, क्या ये उनसे शादी करके क्या उनके साथ डिपेंडेंट बन सकते हैं? मुश्किल होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आपका वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो और आपने किसी का डिपेंडेंट बनना हो तो वो आपको तंग करते हैं, उसके ऊपर वो मुश्किल होता है। सेकेंडली आपको ये भी देखना है कि जी आपकी जो दोस्त की जो फियांसी हैं उनके पास जो स्टूडेंट वीज़ा चल रहा है वो कहाँ से है, क्या उनको डिपेंडेंट्स लेना अलाउड भी है या नहीं। थर्डली अगर वो कर भी लेते हैं, ये सारे हर्डल्स क्रॉस कर भी लेते हैं, आखिर में जाके उनके लिए मसला सबसे बड़ा यही आएगा कि जब उनकी एप्लीकेशन की जाएगी तो उनको कहा जाएगा कि जी आप तो सूटेबल नहीं है बिकॉज आपने तो पहले रूल्स को ब्रीच किया है, तो उनके लिए ये मसला बनेगा। मेरे नज़दीक जो उनकी एक प्रॉब्लम बन गई है वो ये कि उनका एक रिकॉर्ड में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी, जबकि होम ऑफिस को पता चलता है जाके, उनके रिकॉर्ड में एक चीज़ आ जाएगी कि जी इस बंदे ने इन ब्रीच काम किया या इस बंदे ने इन ब्रीच कोई भी चीज़ की, तो इसकी वजह से ये किसी भी और चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। तो फिर वो यही कहते हैं कि जी आप वापस अपने कंट्री जाइए, आप जाके जो भी आपके ऊपर वो पीरियड ऑफ वेटिंग लगाते हैं आप उसके ऊपर जाके इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप कोई सूटेबल एप्लीकेशन कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अभी अगर वो कहीं पे ओवरस्टे नहीं हुए, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया, एक ब्रीच वाली बात है, तो वापस चले जाएं वापस अपनी कंट्री में, वहाँ जाके शादी करके, और अगर उनकी फियांसे उनकी वाइफ बनने के बाद वीज़े के लिए उनके डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करवा सकती हैं तो फिर वहाँ से अप्लाई करके आ जाएँ। उसमें मेरे ख्याल है ज़्यादा चांसेस बनेंगे, बजाय ऐसे कि आप यहाँ से वो शादी करके और सिस्टम में डालें और फिर रगड़ते रहे, रोलते रहे। अब वो वक्त नहीं है जो पहले हुआ करते थे। मुझे भी इमिग्रेशन प्रैक्टिस करते हुए अब मेरा ख्याल है तकरीबन 12 साल हो चले हैं, या 12 साल से ज़्यादा ही हो गया। अब तो ये चीज़ें अब वो नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी कि आप एप्लीकेशन डालें, आप एप्लीकेशन करें। हम बड़ी मेहनत से एप्लीकेशन तैयार करते थे, कवर लेटर को बड़ी मेहनत से लिखा जाता था, एक एक लफ्ज़ बड़ा नाप तोल के उसमें रखा जाता था कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इस पर क्या जवाब देंगे और इस पर क्या ऐसे करेंगे ना करेंगे। और उसमें फिर होम ऑफिस का जो जवाब आता था वो भी एक प्रॉपर जवाब होता था जिसमें आपके साथ आर्ग्यू किया जाता था कि नहीं आपका ये पॉइंट इसलिए नहीं मानते, ये पॉइंट इसलिए नहीं मानते, नहीं ये ऐसे, अच्छा चलो ये हम मान लेते हैं। उसमें प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होती थी, फिर हम अपीलों में जाते थे, जाके लड़ते थे। अब क्या है, उनके पास टेम्पलेट्स हैं, उनके पास स्टैंडर्ड लेटर्स बने हुए हैं, आप इधर उधर की जो मर्जी अपनी मार रहे हैं। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रिफ्यूजल लेटर निकालना है, उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं और वो ब्लैंक्स फिल करके आपको रिफ्यूजल लेटर भेज देना। उसके बाद आप उसको जुडिशियल रिव्यूज में चैलेंज करें, कोर्ट्स में चैलेंज करें, कहीं जहां तक आपकी रसाई जाती है वहां तक आप जाएं, तब जाके बात बनेगी। अगर आप कहीं कोर्ट से लड़ लड़ा के अपना फैसला अपने हक में करा लेंगे, ये वाली सिचुएशन जो होगी, क्योंकि ना उनकी 2 साल की कोहैबिटेशन होगी अभी, क्योंकि वो फियांसे के तौर पे हैं यहाँ पे, ना कुछ और है, तो उनको यहाँ से स्विच करने में मेरा ख्याल है बहुत दिक्कत पेश आएगी। उससे बेहतर है कि वापस अपनी कंट्री चले जाएं, वहाँ जाके शादी करें, शादी करके उनके डिपेंड के तौर पर वहाँ से अप्लाई करके आने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है इनके लिए ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। ऑलराइट जनाब, अगला सवाल लेते जी। हेलो जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताइए। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ अनमैरिड रिलेशन माय गर्लफ्रेंड, शी इज फ्रॉम रोमानियन, आई सेंड माय एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस, इज मोर देन 17 मंथ, आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम द होम ऑफिस। अच्छा, सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्या करूँ? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई डू नाउ। 17 मंथ्स आपको हो गए हैं एप्लीकेशन किए हुए, ये आपने EEA एप्लीकेशन की थी अपनी? जी। ओके, और उससे पहले आप ओवरस्टे हो चुके थे? यू कैन से मैं ओवरस्टे था।
यू कैन से आइदर आप ओवरस्टे थे या नहीं थे ना। सो अगर आप ओवरस्टे हो चुके हुए थे और आपने उसके बाद एप्लीकेशन की और आप कह रहे हैं कि आपने गर्लफ्रेंड की बेस पे किया, वाइफ की बेस पे, स्पाउस की बेस पे नहीं किया ना? नहीं जी। जी। सो अब आप ये देख लें, सिंपल चीज ये होती है, आप जब पार्टनर्स की बेस पे, अनमैरिड पार्टनर्स की बेस पे एप्लीकेशन करते हैं, आपको उनको कम से कम 2 साल की कोहैबिटेशन का प्रूफ लगा के देना होता है, तब आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए लीगल रिलेशनशिप और एज ए सबसिस्टिंग रिलेशनशिप। अगर आपके 2 साल की कोहैबिटेशन नहीं होती तो आपको अपनी मैरिज दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो मैरिज आपका एक लीगल एंटिटी बन जाती है। मैरिज आपकी एक जो कानूनी तौर पे जिसको रिकग्नाइज किया जाता है शादी को, वो चीज़ बन जाती है। सो या तो आपकी शादी होनी चाहिए या आपका रिलेशनशिप 2 साल से ज़्यादा का हो। अब आपने अप्लाई किया, आपने ईए एप्लीकेशन की, उसका आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन तो आ गया होगा, जिसका मतलब होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन हमें सबमिट हो गई है। अगर आपने अपने ओरिजिनल आईडीज़ वगैरह लगाए थे तो आपको काम की परमिशन भी उसके साथ मिल जाती है और आपको कहा जाता है कि ठीक है, अब हम ड्यू कोर्स उसका फैसला करेंगे और फिर आपको बताएंगे। 17 महीने फिर भी मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा टाइम है, इतना टाइम लगता नहीं है आपको। मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये, अगर तो आपके वकील साहब के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो उनसे कहें कि ज़रा वो चेक करें होम ऑफिस के साथ। हो सकता है होम ऑफिस ने कोई आपको जवाब भेजा हो सकता है होम ऑफिस ने कोई आपको कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी हो जो कि आपको मिली नहीं, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने रिफ्यूज़ल कर दिया हो जो आपको मिला नहीं, बिकॉज 17 मंथ्स इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर मुझे पता है वो टाइम लगाते हैं, 6 महीने का कहते हैं, 6 महीने से कभी कभी साल भी लगा देते हैं, लेकिन आपका तो तकरीबन 1.5 साल लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा इसको चेसअप कीजिए, पता कीजिए। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो ये कि अपने लोकल एमपी के पास चले जाएं। मैं जानता हूँ एमपीज़ आजकल बहुत बिजी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इसलिए शायद ज़्यादा ही आपके लिए जोर लगाएं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, वो चाहते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके साथ ज़्यादा खुश रहें, हो सकता है ज़्यादा अच्छा काम करें आपके लिए। सो अपने एमपी से भी बात कर लीजिए, होम ऑफिस को कंप्लेंट भी कीजिए, अपने वकील के थ्रू भी उसको चेसअप कीजिए और ख़ुद भी बार बार होम ऑफिस को फ़ोन करके पता करें कि भाई क्या हो रहा है, इस मामले में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, क्योंकि आपके 2 साल की अभी कोहैबिटेशन नहीं है, 2 साल का आपका प्रूफ नहीं है, आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाएगा। अगर आपने अपने ये 17 महीने के या जो भी आपका टाइम पीरियड है उसकी बेस पे अगर आपने अप्लाई करना है, या हो सकता है जब आपने अप्लाई किया उससे पहले आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हुए थे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल जायज़ बनती है और आपका शोर मचाना भी जायज़ बनता है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा हुआ और आप ईए रेगुलेशंस के अंदर पूरे नहीं उतरते तो आप ह्यूमन राइट्स की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में बात चली जाती है। आपका ये सवाल कि आपने एप्लीकेशन की, your application has not been decided in the last 17 months, you're still waiting for a decision, I think it's an unfair and a wrong kind of time frame कि जिसके अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। मैंने इंग्लिश सिर्फ इसलिए बोल दी कि आप भी इंग्लिश में बात कर रहे थे, शायद आप अपनी वाइफ को सुनाना चाह रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर, this is an unreasonable amount of time that has been taken, so I would suggest you make a complaint against the home office, you go to your MP and you try to call the home office and try to get an answer out of it. All right जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जनाब। हेलो जी भाई साहब मैंने पूछना था। हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। मैंने पूछना था कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैंने 2 मंथ अगो अपनी वाइफ का इंडेफिनिट के लिए अप्लाई की है और हम काउंटर पे गए थे जो वहाँ वन डे में वीजा लगा के देते हैं जी। तो फिर उन्होंने बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है सारी, तो आप इस तरह करो, आप चले जाओ, हमें मोर इंक्वायरी करनी है। और तो फिर हमने फिर वेट किया, दो वीक के बाद उन्होंने हमें जवाब भेजा। उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू है शेफील्ड। ठीक। हम फिर शेफील्ड में इंटरव्यू दे के आए हैं जी। तो अभी फिर वेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं सारे, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने फिर इंटरव्यू पे बुलाया है जी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी क्या हो सकता है आप बताएं, इसलिए कॉल की थी। ओके चलें सर, मैं बताता हूँ। वैसे अभी आपकी कॉल करनी बनती तो नहीं थी सर, अभी आपका चल रहा है प्रोसेस को, बहुत लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं गुजरा। मेरा ख्याल है आपको शायद जो चीज़ खटक रही हो वो ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया। इंटरव्यू की चीज़ें अब इन्होंने नई शुरू की हैं। अब हमारे भी कई क्लाइंट्स को लेटर्स आए हैं जहाँ पे वो इंटरव्यूज़ के लिए बुला रहे हैं लोगों को, और उसका मकसद वही जो एक पुराना मकसद था कि जी हमने ये देखना है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है। अब जो तो पुराने इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं जिनको हम इमिग्रेशन के साथ मत्था लगाए हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं,
वो इस चीज़ को याद करेंगे या जानते होंगे कि ये चीज़ पहले भी हुआ करती थी, कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था और ये चीज़ इस लेवल तक चली गई थी कि बेहुदा किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और बहुत प्राइवेट और बहुत पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और अगर आप उसका जवाब बिल्कुल 100% उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक ना दे सकें तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जहानत शामिल हुई इसके अंदर, या थोड़ी सी अक्लमंदी शामिल हुई, और उन्होंने फिर इस चीज़ को कम किया और ये हस्बैंड वाइफ को सवाल पूछने बंद किए। अब वो टाइम आते आते फिर पूरा सर्कल काट के अब वो दोबारा चीज़ शुरू हो रही है कि अब वो दोबारा आपकी किसी बात पे एतबार नहीं करते, आपकी किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एतबार नहीं करते, आपकी हर चीज़ को एक शक की नज़र से देखा जाता है, और आपको चाहे आप कितने साल से यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल रह रहे हों, चाहे कितने साल से आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड चल रहा हो, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, कोई और ब्रीच नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आपको एक 2 कौड़ी के सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाता है जब इस तरह के शक किए जाते हैं आपके ऊपर। सो मेरा ख्याल है बहुत एक शर्मनाक किस्म की बात है कि हर रिलेशनशिप को ऐसे शक की नज़र से देखा जाता है और उनको बिठा के उनको इतना एक तरह से बेइज्जत किया जाता है कि उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आमतौर पे कोई आपसे पूछे तो आप उसके मुंह पे तमाचा मारें और कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी को बात करने की। लेकिन क्योंकि होम ऑफिस है, वो समझते हैं कि जो उनके पास एक पावर है कि वो आपके साथ ये चीज़ें कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं, और उस चीज़ के फिलहाल इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें उसके खिलाफ आपके पास कोई इलाज भी नहीं। आपका इंटरव्यू किया, आपने अपने सवालों के जवाब दिए, अब आप इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं, इंटरव्यू हो गया। अब जो जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू किया उसने बैठ के आपके सवाल जवाब देखने हैं, आपके सवाल आपके जवाब, आपकी वाइफ के जवाब, उनको दोनों को कंपेयर करना है। फिर उसने उसमें कोई कीड़ा निकालने की कोशिश करनी है कि अच्छा इसमें मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता हूं इनको, और फिर अगर वो रिफ्यूज करता है तो आपको अपील का राइट मिलता है। लेकिन अगर वो रिफ्यूज नहीं करता, वो सारा कुछ देखता है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं यार वाकई जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है और इसे मुझे कोई और चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें मैं रिफ्यूज कर सकूं, तो आपको ऑब्वियसली स्टेटस में। आजकल के हालात अब वो हालात नहीं रहे जहां पे आप एक इज्जतदार किस्म की एप्लीकेशन करें और एक इज्जतदार तरीके से आपको स्टेटस मिल जाए। अब बहुत ख्वार होना पड़ता है इस चीज के लिए और बहुत कुछ पी जाना पड़ता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत सक्सेसफुल किस्म के, स्किल्ड किस्म के लोगों को भी मैं देखता हूं कि उनको ऐसी ऐसी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो कि मेरे ख्याल है अपने मुल्क में जाके तक कभी भी वो बर्दाश्त ना करें, लेकिन यहां पे ये चीजें करनी पड़ती हैं बिकॉज होम ऑफिस की पावर है। नाज़रीन, दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, आपके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद करता हूं। वापस अपने सीधे सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं। जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर के बिहाफ पे लास्ट ईयर अप्रैल में अप्लाई किया था। अच्छा। तो ILR के लिए उसके बाद 4-5 मंथ्स गुजर गए तो किसी किस्म का रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको खुद रिमाइंडर भेजा तो उन्होंने कहा कि कुछ इंक्वायरीज हैं जिसकी वजह से आपका केस जो है वो 6 मंथ में कंसीडर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं MP के पास गई तो MP ने ये रिप्लाई लेके दिया कि आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लगाया था उसकी कुछ इंक्वायरीज है जिसकी वजह से हमने कुछ एप्लीकेशन जो वो पेंडिंग पे रखी हुई है, तो आप वेट करें। वो अवार्डिंग बॉडी EMD थी, टोयक नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने उनको फ्रेश करके भेज दिया दिसंबर में। अब भी 4 मंथ्स हो गए हैं, किसी किस्म का रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं लास्ट मंथ MP के पास गई हूँ तो MP ने फिर वही सेम रिप्लाई उन्होंने दिया कि कुछ एप्लीकेशन हमने पेंडिंग पे रखी हुई है। फिर मैंने मिडल में सोलिसिटर भी की है फरवरी में, उसने भी 2 रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मेरी सोलिसिटर ये कहती है कि अब हम उनको प्रिएक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजते हैं, तो आप मुझे प्लीज गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है जी बहुत अच्छा आइडिया है, और तो आपको सब कुछ करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक फैसला किया है कि कुछ एप्लीकेशंस को हमने पेंडिंग रख दिया है इस वक्त और हम उनके ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई फैसला करेंगे, तो फिर उसका जवाब देंगे, तो उसमें तो अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनको कोर्ट के थ्रू जाके एक चैलेंज करते हैं कि भाई इस चीज़ को जस्टिफाई करो कि तुम लोग क्यों देर लगा रहे हो, क्या चीज़ है, मुझे उसके साथ पार्टी बनाया जाए, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो मेरा ख्याल है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा ख्याल है जो आपने ये जुडिशल रिव्यू वाली बात की, अब कुछ लोग जुडिशल रिव्यू का हमेशा पूछते हैं कि जी जुडिशल रिव्यू हर चीज़ में हो सकता है कि नहीं।
आपके केस में अभी कोई रिफ्यूजल लेटर नहीं है, सो इसलिए कोई रिफ्यूजल लेटर को चैलेंज करने के लिए जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर रहे हैं। आपको जो जुडिशियल रिव्यू करना होगा वो इस बात पे करना होगा कि एक अननेसेसरी डिले की जा रही है, और वो अननेसेसरी है जब तक कि वो उस चीज को प्रूव ना कर सकें कि एक नेसेसरी डिले है। सो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाना चाहें, जरूर लेके जाइए। उसको आपने चैलेंज इसी बेस पे करना है कि जी जो आपका टाइम लगाया जा रहा है, बिकॉज एक टाइम फ्रेम दिया जाता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, आपकी एप्लीकेशन के लिए 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया जाता है कि जी आपकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन होगी, उसको हम 10 ईयर्स की एप्लीकेशन होगी, उसको हम 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करते हैं। अब 6 मंथ्स के अंदर अगर नहीं किया गया, आपको और बताया जाता है कि अच्छा जी और कुछ हम टाइम लगाएंगे इसके अंदर, जो कुछ भी है। अब उसकी क्या वजह है या क्या चीज है? आपकी जिंदगी तो ऑन होल्ड है ना, आपकी जिंदगी तो रुकी हुई है। अभी आप इस वक्त कहें कि जी मुझे वापस जाना है, किसी की तबीयत खराब है, कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, कोई चीज है, मैं जाना चाहती हूं, मैं ट्रैवल करना चाहती हूं, तो वो कहेंगे जरूर ट्रैवल कीजिए, एप्लीकेशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। उसके ऊपर आपने जो इंतजार किया, जो आपने फीसें पे की, वो सारा कुछ आपका वेस्ट होता है। सो आप वो भी नहीं कर सकती, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आप कितना इंतजार करें, ये एक रीजनेबलनेस की बात आती है। अब ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको बिठा दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई चुप करके बैठ जाओ, हम जब भी करेंगे फैसला तब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वही बात जो मैं अभी पहले वाले एक जवाब में भी कह रहा था कि एक आदमी या आप हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपने लीगल स्टेटस गुजारा, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर हर चीज ठीक है तो किस खाते में आपको 10 साल की एप्लीकेशन के होने के बावजूद किस खाते में आपको 1 साल के लिए इंतजार कराया जा रहा है? कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होनी जरूरी है। सो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप भी इसको कोर्ट में चैलेंज करें और फिर देखें क्या होता है। मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या होता है। हम लोग और लोगों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। सो आई वुड लाइक टू ऑलवेज लर्न। कुछ भी जो भी आपके केस में हो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि इसमें आगे से क्या होता। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, भूल गए मुझे? हेलो जनाब बताइए। हेलो जी, बुखारी साहब कैसे, ठीक हैं आप? खैरियत जी। जी सर, मेरा सवाल ये था सर, मेरी लास्ट मंथ 7 ईयर के ऊपर एप्लीकेशन थी जो कि कोर्ट से अलाउ हो गई थी अपील। अच्छा, तो तकरीबन 7 वीक हो गए हैं, होम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक जी। क्या आप बता सकते हैं कितना टाइम लगता है? और उन्होंने हमारे को फी अवार्ड किया कोर्ट ने, इसमें क्या सिर्फ वकील की फीस वापस करते हैं या जो खर्चा वकील का होता है वो भी कोर्ट के साथ में देते हैं? जब आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जाते हैं जी, जब आपकी अपील वहां पे सक्सेसफुल होती है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में, यानी इमिग्रेशन जज के सामने, अगर वहां पे फी अवार्ड दे दिया जाता है तो फी अवार्ड सिर्फ आपका वो 140 पाउंड जो आपने फी पे की होती है सिर्फ उसके बारे में होता है। आपने जो भी वकील को दिया, जो भी आपका पूरा खर्चा हुआ, वो सब कुछ इसमें नहीं आता। मैं समझता हूँ बहुत एक नापसंदीदा किस्म की बात है ये कि आपने इतना खर्चा किया, अपील में गए, सारा कुछ किया, तो क्यों नहीं आपको कॉस्ट उसकी मिल रही? लेकिन इमिग्रेशन केसेस के अंदर अभी तक उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जहाँ पे आपको आपकी कॉस्ट वापस मिले। सो वो तो आपको कॉस्ट वापस नहीं मिलती। अब जो बाकी टाइम की बात आ जाती है, होम ऑफिस की तरफ से आजकल क्या चीज़ हो रही है, हमारे बहुत केसेस हैं जो अपील्स हमारी जीती हुई हैं, अपील्स अलाउ हो चुकी हैं, अभी तक लोगों को स्टेटस नहीं मिले हैं। 8-8 हफ्ते गुजर चुके हैं, 12-12 हफ्ते गुजर चुके हैं, कई केसेस में 4-4 महीने गुजर चुके हैं। अब क्या हो रहा है, आपने केस को जीत लिया, होम ऑफिस ने उसके खिलाफ अपील नहीं की, अब आपके जो स्टेटस आपको मिलना चाहिए उसको अपील इंप्लीमेंटेशन होनी है, जो जिसका आपको इंतजार है। अब वो इंप्लीमेंटेशन के लिए आप अभी तक बैठे हुए हैं और उनकी राह तक रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें तो यही कीजिए, आपने बताया 7 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी काफ़ी टाइम होता 7 हफ्ते, लेकिन 3 महीने 4 महीने जो मैं देख रहा हूं आजकल यूजुअल है, कितना टाइम लग जाता है। 1 महीना और देख लीजिए, अगर आपका फिर भी जवाब नहीं आता तो फिर ईंट से ईंट बजाइएगा, फिर अपने एमपी को भी शामिल करें, फिर उनकी कंप्लेंट्स भी करें, फिर कोर्ट में भी लेटर लिखें, सारा कुछ कीजिएगा कि जी मुझे स्टेटस अब चाहिए, मैंने ट्रैवल करना है या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जो कुछ भी है मुझे अब स्टेटस चाहिए। जब मेरी अपील जीत ली गई है, जब मुझे स्टेटस कोर्ट की तरफ से इशू हो चुका होना चाहिए था, और कोर्ट की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, होम ऑफिस की तरफ से इशू हो जाना चाहिए था, तो किस चीज़ में देर लग रही है? फिर जरूर शोर मचाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम आप उनको अगर 3 महीने का टाइम दे दें तो मेरा ख्याल है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड होगा, कंसिडरिंग कि वो कितना टाइम लगाते हैं। मेरे ऊपर हो तो मैं तो उनको 1 हफ्ता ना दूं, मैं उनसे कहूँ कि भाई आज अपील का आपका टाइम गुजर गया, आपको जो अपील करने का टाइम था आपके पास वो इतने दिन का टाइम था, वो गुजर गया, इसका मतलब मेरी अपील सॉलिड होगी, मेरा स्टेटस अब सॉलिड हो गया। अब तो मैं 1 दिन का इंतजार नहीं करना चाहता, क्यों इंतजार करूं भाई? आपकी तरफ से वो शोर तो मचना चाहिए, लेकिन
फिलहाल ये है कि जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है कि 2.5-3 महीने 4 महीने वो लगा ही देते हैं। सो 3 महीने बाद अगर आपको नहीं आता तो फिर ज़्यादा शोर मचाएगा, मेरे ख्याल है वो ज़्यादा सूटेबल टाइम होगा। ऑलराइट सर, लेकिन शुक्र करें कि आपको स्टेटस आपका बहाल तो कर दी, कोर्ट ने आपकी अपील अलाउ तो कर दी, वरना कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी अलाउ की हुई अपील के ऊपर, मेरे पास एक केस आया था, वो भी कमाल की चीज़ थी, वो उन्होंने काफ़ी लेट अपील कर दी थी उसके ऊपर। मैं और इसके ऊपर आपको डराना नहीं चाहता और डायरेक्शन में निकल जाऊंगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ EU ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਗੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ EEA ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। EEA ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਈਫ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ठीक, उतो कम ही रखो, उतो ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि 3 महीने तो हमेशा कम ही रहे। दूसरा सवाल तो कि जी मम्मी डैडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। डिपेंडेंसी किस तरह बनेगी? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ EEA ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नुकसान ऑब्वियसली तद उस सिचुएशन से जरूर होएगा कि अगर तुसी 2 महीने पहले अप्लाई किया तो क्या कि जी मेरे को बैंक स्टेटमेंट्स भी आने तो इन्ना पैसा भी मेरे को पे है, अपना मेरी प्रॉपर्टी भी है तो मेरे को मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है तो मेरा जॉब भी चल रहा है, तो 2 महीने बाद तुसी अचानक कहो कि जी सब कुछ खत्म हो गया तो हेल्थ भी डाउन है तो मैं हूँ डिपेंडेंट हाँ, वो इन्ने शॉर्ट टाइम तो गल नहीं चलेगी। लेकिन अगर तुसी ज़्यादा टाइम डालते हो, अगर तुहाडे मम्मी डैडी ने फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले विजिट किया, ठीक, हुण 2 साल ते कितनी सिचुएशन चेंज हो जाती है, उस चेंज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ EEA ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ टाइम फ्रेम के मुताबिक। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने नेशनलाइजेशन अप्लाई करनी है और साथ ही मेरे बच्चों का भी अप्लाई होना है, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो अपने रेफरेंस जो हैं वो सोलिसिटर से करवाया, तो मुझे ये आपसे कंफर्म करना था कि क्या बच्चों के लिए भी हम सोलिसिटर को रेफरी बना सकते हैं? क्योंकि बच्चों के फॉर्म में लिखा हुआ है कोई टीचर, हेल्थ विजिटर इस तरह का कोई हो, तो हम बच्चों का क्या सोलिसिटर को रेफरी बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन बेसिकली आज ये आपसे। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। जो सोलिसिटर की इन्वॉल्वमेंट है सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो वो सोलिसिटर आपका पर्सनल सोलिसिटर रहा हुआ है कि उसने आपके केस को हैंडल किया है और उसने सारी चीज़ें की हैं, तो फिर और अभी भी वो आपको केस हैंडल कर रहा है, तो फिर गालिबन आप सोलिसिटर को नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सोलिसिटर आपको ये कंफर्म करता है कि जी मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ और ये मेरे सामने रहे हैं, या मैं इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश जो या इनका कैरेक्टर के बारे में मैं कंफर्मेशन दे सकता हूँ, देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग दैट, फिर तो आप कर सकते हैं उसको। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते जी। हेलो
हेलो, आज कॉल्स कुछ रुक रुक के आ रही है मेरे पास। जी हेलो। हेलो वासलाम। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरे को इंडेफिनेट मिली थी 2011 में। मैं नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहा। तो फॉर्म में है कि या तो आप मैरिड है या डिवोर्स है या लीगली सेपरेट है। मैं इनमें से किसी भी में नहीं आता क्योंकि मैं जस्ट सेपरेट हूँ। तो मैं अपने बेस पे कर सकता हूँ, और जो पार्टनर की डिटेल है वो मुझे फिल करनी पड़ेगी फॉर्म में कि नहीं? सो आपको जो इंडेफिनेट मिली थी वो अपनी वाइफ की बेस पे मिली थी? सॉरी, इंडेफिनेट जो आपको मिली थी वो ब्रिटिश नेशनल वाइफ की बेस पे मिली थी? इंडेफिनेट मुझे मिली थी, मैं स्पाउस वीजे पे था। यानी आपकी वाइफ ब्रिटिश नेशनल थी ना? मेरी वाइफ ब्रिटिश नेशनल थी। जी ठीक है। अच्छा, और कुछ? और ये जो मेरे पास लाइफ इन द यूके है जिससे मैंने इंडेफिनेट ली थी, और क्या B1 भी मुझे करना पड़ेगा? ओके चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ। जो आपका दूसरा सवाल है पहले उसका जवाब दे देते हैं। वो बिल्कुल एक सिंपल सा जवाब है। B1 आपको करना पड़ेगा जब भी आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है। जब आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हैं उस वक्त आपको अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट भी दिखाना है और उनको B1 लेवल टेस्ट भी दिखाना है, या B1 अगर आपके पास नहीं है या आपने कोई डिग्री यहाँ से की हुई है तो उसके ऊपर आपकी B1 की एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, एज ऑफ द आई थिंक इट वाज द 28th of October 2013, मेरा ख्याल है तब से ये चीज़ शुरू हो चुकी हुई है कि आपने अगर नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको B1 लेवल भी देना है और आपको साथ अपने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी दिखाना है। दूसरी चीज़ जो आपकी है कि जी आपने वाइफ की बेस पे, स्पाउस वीज़ा की बेस पे आपको इंडेफिनेट लीव मिली थी, 2011 में मिली थी, अब 2015 चल रहा है। अगर आपके अपने वाइफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक चल रहे होते, सारा कुछ होता, तो फिर तो कोई इशू नहीं था, आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे। अब सब डिपेंड करता है कि आपका लीगल स्टेटस कितना गुजरा हुआ है। आज हम खड़े हैं यहाँ पे 20 अप्रैल 2015 को। आज से आप पीछे 5 साल चले जाइए, अगर 20 अप्रैल 2010 को आप इस कंट्री में लीगली थे और अब आपके पास इंडेफिनेट लीव भी है, आपने थ्रू आउट जो टाइम यहाँ पे गुजारा 450 दिन से ज़्यादा आपने यूके से बाहर नहीं गुजारे और पिछले 1 साल में आपने 3 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं गुजारे, टेस्ट आपने कर लिए हुए हैं, आपके सब कुछ ठीक है, तो उसकी बेस पे आप 5 साल की बेस पे नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके 5 साल अभी नहीं बनते तो फिर 5 साल पूरे होने का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वाइफ की बेस पे अप्लाई नहीं करें तो आप 5 साल की बेस पे अप्लाई करें। बीच में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप जा सकेंगे। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास आ रहा होगा। आजकल मैं ज़रा कुछ ईमेल से थोड़ा दूर हुआ हूँ, तो माजरत चाहता हूँ उसके ऊपर भी। एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि कितने सालों से मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा एक सिस्टम सही चल रहा होता है। आजकल हमारा सिस्टम सारा चेंज हो रहा है, इसलिए ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है हमारे साथ, कुछ ना कुछ फ़ोन कॉल्स में। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा प्रोग्राम के, इंशाल्लाह 10 दिन तक हम उसको सब कुछ ठीक कर लेंगे। थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब जरूर दूंगा। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अपने सिलसिले को जारी रखेंगे कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ सवालों के जवाबों के साथ। तब तक अपने अच्छे अल्फाज में याद रखिएगा और जो गलतियां हों उनको माफ़ कर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी जगह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।